हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और मैं लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो एनसीईआरटी की सीरीज़ से है जिसमें मैं आपको नवाए उर्दू 9वीं जमात की किताब से पढ़ा रहा हूँ। किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक ही को आखिरी हतमी फ़ैसला माना जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक ही को बुनियाद बनाकर सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बुक का पढ़ना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज की क्लास हमारी हसरत मोहानी के ताल्लुक़ से होगी। ये भी एक गज़ल गो शायर थे। पिछले कई दिनों से मैं आपको गज़ल के बारे में और गज़ल गो शुआरा के बारे में पढ़ाया हूँ, जैसे गालिब के बारे में, मीर तकी मीर के बारे में, इसी तरह वली दक्कनी के बारे में मैंने आपको तफसील से पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखें। साथियों, क़ब्ल इसकी कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये भी हसरत मोहानी बहुत बड़े शायर थे, गज़लगो थे और उर्दू अदब में इनकी एक पहचान है, इनको मकबूलियत हासिल है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़रूर एक दो सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए बारीकी से पढ़ना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, हसरत मोहानी, इनकी पैदाइश 1881 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1951 में। अब कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी वफ़ात हुई है, ये सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सैयद फजलुल हसन हसरत कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, यूपी में पैदा हुए। इनकी पैदाइश कहाँ हुई दोस्तों? पहली बात तो इनका नाम है सैयद फजलुल हसन हसरत, कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, यूपी में पैदा हुए। आपने उन्नाव का नाम ज़रूर सुना होगा, ज़िला जो कि विवादित में भी रहा है इससे पहले। ज़िला उन्नाव जो कि यूपी का एक क्या है, ज़िला है, वहाँ पे सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी की पैदाइश हुई है। इन्होंने अरबी फ़ारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद इन्होंने एक अदबी माहनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया। बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों, एक अदबी माहनामा है। क्या है? माहनामा है, हफ्तावारी नहीं, माहनामा। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उर्दू मुअल्ला हफ्तावारी है या रोज़नामचा है या फिर माहनामा है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए माहनामा है। इससे पहले उर्दू मुअल्ला जो कि गालिब का खुतूत का मजमुआ है दोस्तों, दूसरा खुतूत का मजमुआ, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो एक अदबी माहनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया जो अरसे दराज तक उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करता रहा। यानी बहुत दिनों तक इस अखबार ने, इस माहनामा ने उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दी। हसरत मजहबी इंसान थे। क्या थे? मजहबी इंसान थे। इनका जहन हर किस्म के तासुबात से पाक था, किसी भी चीज़ से इसको लेना दही नहीं था, किसी के बुराई नहीं सोचते थे बल्कि अच्छाई ही सोचते थे। तासुब से इसका कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई झंझट नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ नहीं। बस ये कि चूँकि ये क्या आलिम थे और मजहबी इंसान थे, इसलिए तमाम बुराइयों से ये क्या थे, पाक थे। दोस्तों, इनमें कमाल की अखलाकी जुरात थी। दोस्तों, जो बात दिल में होती वही ज़बान पर लाते,
یہ نہیں کہ دل میں کوئی بات ہے اور زبان پر کچھ ہے، زبان سے کچھ بولتا ہے اور دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے آپ کو ہیرا پھیری نہیں ملے گا، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہوتی ہے۔ منافقت اور تصنع سے انہیں دور کا واسطہ نہ تھا، منافقت نہیں تھے دوستو، اور بناوٹی سے دور رہتے تھے۔ خودداری، بے باکی، اصول پسندی، سادگی اور خلوص ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ حضرت کو طالب علم کی زمانے سے شعر و شاعری کا شوق تھا، جب سے وہ پڑھنے لگے تھے، جب سے وہ اسٹوڈنٹ تھے، تب سے ہی وہ شعر و شاعری ان کا شوق تھا، شعر گانا، شعر سننا ان کا شغف تھا دوستوں۔ لیکن وہ تحریک آزادی میں بھی عملی طور پر شریک رہے، لیکن ہندوستان کی جو تحریک چل رہی تھی آزادی کے سلسلے میں، اس میں بھی یہ برابر کے شریک رہے۔ قوم کے بڑے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، صرف شعر و شاعری ہی نہیں کی بلکہ ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کنٹریبیوشن ہے، مدد ہے۔ ان کے رسالے اردو معلّہ کی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ یہ جو رسالہ نکالتے تھے ماہنامہ اردو معلّہ، جس میں یہ اچھی باتیں کرتے تھے، آزادی کے تعلق سے باتیں کرتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو آزادی پر اکساتے تھے، اس وجہ سے ان کو ضبط کر لیا گیا دوستو، اردو معلّہ کو۔ انہوں نے کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے، آزادی کے لیے۔ انہوں نے جیلوں تک میں ان کو رکھا گیا، جیل بھی گئے، پکڑ کے لے کر چلے گئے، صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کی، لیکن آزادی کامل کے سلسلے میں کسی سے سمجھوتے کے قائل نہیں تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کو پیسہ دے کر کے یا کسی طرح منوا کر کے یہ آزادی تحریک سے پیچھے ہٹ جائے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ مرتے دم تک قید و بند کی صحبتیں اختیار کی، اور جو ہے آزادی سے ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے دوستو۔ یہ تھے مرد مجاہد۔ مکمل آزادی کا نعرہ سب سے پہلے انہوں نے ہی بلند کیا تھا۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے دوستو، جو مکمل آزادی کا جو نعرہ ایک مجلس میں انہوں نے ہی کہا تھا کہ آج سے ہمیں آزادی لے کر ہی رہنا ہے۔ مکمل آزادی کا نعرہ سب سے پہلے انہوں نے ہی بلند کیا تھا۔ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل شاعر میں سے کس نے مکمل آزادی کا نعرہ دیا تھا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے حضرت موہانی دوستو۔ اردو غزل کو ازسر نو مقبول بنانے میں حضرت موہانی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ازسر نو یعنی سرے سے، نئے سرے سے مقبول بنانے میں، مشہور بنانے میں، کس کو؟ اردو غزل کو، صنف غزل کو، جو کہ پہلے جو ہے محدود صنف تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس میں ہر طرح کے مضامین آتے گئے اور اس کا دائرہ جو بڑھتا گیا اور وسعت پیدا ہوتی گئی۔ اسی طرح حضرت موہانی نے بھی ازسر نو مقبول بنانے میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے غزل کو تہذیب عاشقی کی شائستہ زبان سے آشنا کیا اور درد و اثر کے ساتھ شیرینی، دلکشی اور طرز ادا میں شگفتگی و لطافت پیدا کی۔ حضرت موہانی نے اپنی غزل میں عشقیہ مضامین کے علاوہ قومی سیاست اور قومی یکجہتی پر مبنی مضامین بھی داخل کیے۔ انہوں نے پرانے شعراء کا ایک بہت عمدہ انتخاب سخن کے نام سے 14 جلدوں میں شائع کیا ہے دوستو۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا، انتخاب سخن کتنے جلدوں میں ہے؟ 14 جلدوں میں انہوں نے شائع کیا، اور اس انتخاب کے ذریعے کئی ایسے شعراء کا کلام محفوظ ہو گیا اور دور دور تک پہنچا جو پردہ گمنامی میں تھے دوستو۔ یعنی اس انتخاب سخن میں انہوں نے ایسے جو ہے شعراء کا کلام محفوظ کیا، انہوں نے لکھا، اس میں ڈالا، جو دور دور تک پہنچا، اور جس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں، لوگ اس کو جانتے نہ تھے، ناآشنا تھے، لیکن انتخاب سخن میں انہوں نے ان تمام شعراء کے کلام کو اس کتاب میں، اس جلد میں شامل کیا۔ حضرت موہانی نے نواب اصغر علی خان نسیم کے شاگرد منشی امیر اللہ تسلیم کی شاگردی اختیار کی۔ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ حضرت موہانی نے کس کی شاگردی اختیار کی، تو منشی امیر اللہ تسلیم کی شاگردی اختیار کی، یعنی یہ اس کے استاد تھے اور یہ ان کے طالب علم تھے دوستوں۔ تو آپ نے حضرت موہانی کے بارے میں جانا کہ 1881 میں ان کی پیدائش ہوئی، قصبہ موہن، ضلع اناؤ میں۔
اور ان کی وفات جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے دوستوں 1951 میں. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ غزل گو شاعر تھے اور جو ہے ان کا دل صاف تھا. جو دل میں باتیں ہوتی تھی وہ زبان سے نکالتے تھے. اور غزل کو اثر و مقبول بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایک اردو ماہنامہ بھی یہ نکالتے تھے اردو معلیٰ کے نام سے، جو اردو زبان و ادب کی خدمت میں بہت زیادہ پیش رہا. اور تحریک آزادی میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دوستو. آزادی، ہندوستان کے آزادی کے لیے ہر تحریک میں حصہ لیا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. لیکن قید و بند سے لیکن آزادی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے، کسی سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا، صعوبتیں برداشت کی، لیکن جو ہے آزادی کے سلسلے میں پیش رہے. انتخابی سخن کے نام سے 14 جلدوں میں ان کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے، جن میں ان تمام شعراء کے کلام کو انہوں نے محفوظ کیا ہے، لکھا ہے، جو ان سے پہلے لوگوں تک نہیں پہنچی تھی اور یہ بعد میں جا کر کے بہت زیادہ شہرت حاصل ہو گئی. آج ہم اس کے غزل کے بارے میں پڑھیں گے دوستو. چلیے پڑھتے ہیں. روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام. حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام. دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام. نشو نمائے سبزہ و گل سے بہار میں، شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام. اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، اہل جور مطلب ظلم کرنے والے. پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام، سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مرگ، مغرب کے یوں ہیں جمع یہ زاغ و زغن تمام. زاغ مطلب کوا ہوتا ہے. شیرین یہ نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. دیکھیے کتنی بہترین غزل انہوں نے لکھی ہے دوستو، اور کتنے لطیف، اور ایک جو طرز ادا ہوتا ہے لکھنے کا جو ہے بہت اچھا ہے، جو ہمیں پڑھنے میں ردیف و قافیہ کا استعمال کر کے انہوں نے بہترین غزل لکھی ہے دوستو ہمارے لیے. جس میں کچھ الفاظ معنی گزرے ہیں دوستو. جیسے انجمن ہے، انجمن کا مطلب محفل ہوتا ہے. چلن کا مطلب طریقہ، ڈھنگ. اضطراب مطلب بے چینی. ہم لوگ نہیں کہتے کہ آپ بہت زیادہ اضطراب و پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. نشو نما مطلب پھلنا پھولنا، فروغ پانا. اہل جور مطلب ظلم کرنے والے، جو ظلم کرتے ہیں. شورش مطلب ہنگامہ، شور. زاغ مطلب کوا، اور زغن مطلب چیل. اس بات کو یاد رکھیے گا آپ. چلیے آج ایک اور شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں دوستو. بہت ہی مشہور شاعر اردو ادب میں، اردو شاعری میں ان کے نام کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. بہت ہی قابل شخصیت اردو ادب کی خدمت میں. انہوں نے کئی مجموعے نکالے. ان کا جو مجموعہ غزل کا مجموعہ ہے، شعر و شاعری کا مجموعہ ہے، کتابیں بھی بہت مشہور ہیں. فراق گورکھپوری، جو کہ اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے، اگزام کے لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے دوستو. فراق گورکھپوری، ان کی پیدائش 1896 عیسوی میں ہوئی ہے اور 1982 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا نام رگھوپتی سہائے. کیا نام ہے دوستو؟ رگھوپتی سہائے. دیکھیں فراق گورکھپوری ہے، لیکن اصل نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے. اور فراق تخلص تھا. فراق تخلص تھا. شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی. شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے آباء و اجداد بھی شعر و شاعری کرتے تھے، اور ان کی جو پرورش ہوئی ہے، ان کی جو پرورش و پرداخت ہوئی ہے، جو اس کو تعلیم ملی ہے، وہ پڑھے لکھے گھرانے میں ان کی تعلیم ہوئی ہے اور اردو خاندان میں تعلیم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بچپن ہی سے جو ہے شاعری کرنے لگے تھے، اور شاعری ایک طرح سے ان کو میراث میں ورثے میں ملی تھی. اور ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت گورکھپوری اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا دوستو، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ منشی گورکھ پرساد عبرت گورکھپوری اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے، مشہور شاعر تھے. فراق بھی بچپن ہی سے شعر کہنے لگے. چنانچہ یہ بھی جو ہے بچپن سے شعر کہنے لگے، اور انہوں نے نظم، غزل، رباعی وغیرہ
शेरी असनाफ में तबाह आजमाई की। हर फील्ड में जो है दोस्तों, हर मैदान में इन्होंने झंडे गाड़े। इनका शुमार उर्दू के अहम शुअरा में होता है। रघुपति सुहाई यानी फिराक गोरखपुरी का भी शुमार जो है उर्दू के बड़े शुअरा और अहम शुअरा में होता है। 1917 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। ये पॉइंट अहम हो सकता है कि मंदरजा झेल में से कौन सा ऐसा शायर है जो 1917 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। वो थे रघुपति सुहाई यानी फिराक गोरखपुरी। और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की दोस्तों, ये भी जेल की सलाखों के पीछे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। कहाँ के प्रोफेसर थे ये? किस यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में है। फिराक का कलाम इंसानी अज़मत और दर्दमंदी के एहसास से भरा हुआ है। यानी इंसानी अज़मत को दिखाया गया है। इंसान की क्या अज़मत है, इंसान की क्या हैसियत है, इंसान की क्या वक़ात है, और इंसान के दर्दमंदी इंसान के साथ कैसे किया जाता है, उसके साथ हमें कैसे रहा जाता है, किस भाव के साथ, किस एहसास के साथ रहा जाता है, वो इनके शायरी में हमें मिलता है, इनके कलाम में मिलता है दोस्तों। इन्होंने इश्किया मामलात के साथ साथ ज़िंदगी के दिगर मसाइल को भी मौजू बनाया। सिर्फ इश्किया मौज़ूआत पर इन्होंने शेर व शायरी नहीं की, बल्कि जो ज़िंदगी के दिगर मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको भी इन्होंने मौजू बनाया और लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। इनकी ज़बान में घुलावट और मिठास है। ज़बान बहुत ज़्यादा क्या है? मिठास है दोस्तों। आप पढ़िएगा इनकी शायरी को, बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने इश्क के मामलात को अक्सर बिल्कुल नए ढंग से पेश किया है। जिस तरह दिगर शुअरा ने पेश किया है, उससे अलग हट करके इन्होंने नई राह अपनाई। और जब भी शेर इश्किया बातें बयान करते थे, लोगों को मज़ा आता था पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। और बाज़ नए मज़ामीन भी इस्तेमाल किए हैं। रुबाई में इन्होंने संस्कृत के सिंगार रस से इस्तेफादा करते हुए माशूक को एक नए और दिलकश घरेलू रंग में पेश किया है दोस्तों। सिंगार रस से इस्तेफादा यानी उससे फ़ायदा उठाए, सिंगार संस्कृत के सिंगार रस से इस्तेफादा करते हुए जो माशूक होता है, जो आपका महबूबा होता है, उनको इन्होंने नए और दिलकश अंदाज में, अछूता अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, जो घरेलू ज़िंदगी में होता है दोस्तों। आगे जो पॉइंट है इनकी जो शेरी मजमूए है, बहुत ही अहम है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। नगमे साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूह कायनात, गुले नगमा, रूप और गुलबांग के नाम से कई शेरी मजमूए शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नगमा साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूह कायनात, गुले नगमा, रूप जो कि इनके रुबाइयों का मजमुआ है, और गुलबांग के नाम से कई शारी शेरी जो है मजमुए शाये हो चुके हैं और दुनिया में शोहरत रखती है दोस्तों। उर्दू अदब में ख़ास कर ये शोहरत रखती है इनकी किताबें, इनके मजमुए। इन्होंने आला दर्जे की तनकीद भी लिखी, आला दर्जे की तनकीद भी लिखी। इनकी नसरी किताबों में अंदाज़े क्या है दोस्तों? इनकी नसरी किताबों का नाम क्या है? अंदाज़े। आप याद रखिएगा, नसरी किताबों में अंदाज़े और उर्दू की इश्किया शायरी मारूफ है, ये नसरी किताबों में है दोस्तों। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड और दूसरे कई अहम एजाज़ात से भी नवाजा गया। ये पॉइंट भी अहम हो सकता है। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड, इसी तरह शहरियार को और कुर्रतुल ऐन हैदर को, शहरियार को, कुर्रतुल ऐन हैदर को, फिराक गोरखपुरी को और अली सरदार जाफरी, 4 लोगों को जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड, इन चार शुअरा को मिल चुके हैं। आपको याद होना चाहिए, फिराक गोरखपुरी को, इसी तरह अली सरदार जाफरी को, कुर्रतुल ऐन हैदर को और शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। उनमें से फिराक गोरखपुरी भी है, ये आपको याद होना चाहिए। ये कुछ मालूमात थी दोस्तों फिराक गोरखपुरी के बारे में।
जिनकी आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में कि फ़िराक गोरखपुरी 1896 में गोरखपुर में पैदा हुए। 1982 में इनका इंतकाल हो गया। इनका असल नाम था रघुपति सुहाय और फ़िराक इनका तखल्लुस था। और शेर व शायरी जो इनको वरसे में मिली थी क्योंकि इनके जो वालिद थे मुंशी गोरख प्रसाद इबरत, ये भी शेर व शायरी करते थे और बहुत मकबूल थे। और फ़िराक गोरखपुरी ने कई असनाफ में जो तबाह आजमाई की, जैसे नज़म है, रुबाई है, गज़ल, हर सिन्फ में, नसरी सिन्फ में, चाहे वो शेरी सिन्फ हो, हर सिन्फ में इन्होंने तबाह आजमाई की। और सिर्फ शेर व शायरी ही नहीं की दोस्तों, बल्कि इन्होंने जो है कांग्रेस को भी ज्वाइन किया, यानी सियासत से भी इनका ताल्लुक़ रहा। 1917 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कैद-ओ-बंद की सोहबतें भी बर्दाश्त की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद भी रहे। इनके कलाम में दोस्तों हमें इश्किया बातें तो मिलती हैं, लेकिन सिर्फ इश्किया मामलात ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी के जो दिगर मसाइल हैं उनको में इन्होंने अपने कलाम के ज़रिए बयान करने की कोशिश की है। इनके कलाम में दोस्तों अगर इनकी ज़बान को पढ़िएगा, इनकी शेर व शायरी को पढ़िएगा तो आपको एक घुलावट और मिठास मिलती है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। इनकी कई किताबें हैं दोस्तों शेरी मजमूए, जैसे नगमा साज है, गज़लिस्तान है, शेरिस्तान है, शबनमिस्तान है, रूह कायनात है, गुले नगमा है, रूप और गुलबांग जो है, कई एक शेरी मजमूए हैं। और नसरी किताबों में भी इनका नाम है, जैसे अंदाज़े हैं और उर्दू की इश्किया शायरी इनकी नसरी किताबें हैं। और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों आज हम इनके गज़ल के बारे में पढ़कर जो है आज की इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे। दोस्तों गज़ल है, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। आप ज़बान को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। बहुत ही मशहूर शेर है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और प्रीवियस पेपर में तो पूछा ही गया है। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। आज गफलत भी उन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिरे बीमार शकीबा भी नहीं। हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक दोस्त तेरा है, मगर आदमी अच्छा भी नहीं। ये फ़िराक गोरखपुरी का बहुत ही मशहूर और मारूफ गज़ल है दोस्तों। इसमें से कई गज़ल जो है आपको याद होना चाहिए। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये शेर तो आपकी ज़बान में होना चाहिए। देख ले तो दोस्तों इसमें जो अल्फाज माना हुए, जैसे सौदा है, जुनून, दीवानगी, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश, तर्क करना मतलब छोड़ देना। यगाना मतलब इस लफ्ज़ के असल माना है जिसकी कोई नज़ीर ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, दूसरा ना हो। वाहिद, लेकिन शायर ने यहाँ उसे बेगाना की ज़िद के तौर पर इस्तेमाल किया है। बेगाना मतलब गैर, जलवा सूरत या सूरत की झलक नज़र आने की जगह। नाज मतलब अदा। शकीबा जिसे सब्र हासिल हो, जिसे सब्र आ जाए। खातिर मतलब दिल। रंजिश मतलब नाराज़गी। और बेजा मतलब नामुनासिब, बिला वजह, बेसबब। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है इनको अच्छे से आप रिपीट कीजिए, 1 मरतबा 2 मरतबा, और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही काम की चीज़ है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में दोस्तों NCERT से सवाल पूछे जाते हैं और NCERT ही को आखिरी हवाला माना जाता है। इस वजह से आप NCERT बुक को सामने रखते हुए ही तैयारी करें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए NCERT सीरीज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर किसी भी तरह की कोई कमी बेशी आपको लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट लिखें और आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। इससे हमें हौसला मिलता है और मैं अच्छे से आपके लिए और तैयार होकर के आऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।